बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक के बाद एक ऐसा वाक़या हो रहा है जिससे ये ज़ाहिर होता है कि कुछ क़ुव्वतें दुनिया में नए तनाज़ात को जन्म देने की कोशिश कर रही हैं। ख़ास तौर पे राइट और लेफ़्ट की लड़ाई बड़ी ख़तरनाक सिमत में चल पड़ी है। एक दूसरे को बाकायदा अपना दुश्मन करार दिया जाने लगा है। मैं बात करना चाहता हूँ जो अमेरिका में चार्ली कर्क का कत्ल हुआ है, उसके हवाले से अब बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। जब यह कत्ल हुआ तो फौरी तौर पे एक या दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर उन्हें रिहा कर दिया गया। कुछ इतलात ये भी थी कि शायद पकड़े जाने वाले में कोई पाकिस्तानी भी है, लेकिन इसको मैं कम अज़ कम ज़ाती हैसियत में कंफर्म नहीं कर सका। अब बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले तो FBI ने इस बंदे की तस्वीर जारी की है। ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। इस बंदे के हवाले से आप इसका पहले हुलिया देखें। एक ऑडियो कॉल आपको सुनाना चाहता हूं जो की गई पुलिस को। ये सुने जरा। Is going to be wearing all black long gun, black tactical helmet, a black mask, possibly wearing a tactical vest. ब्लैक उसने वेस्ट पहनी हुई थी, पॉसिबली टैक्टिकल वेस्ट थी। ब्लैक वो बता रही है शर्ट उसकी थी। दूर से उसने देखा जाहिर है इसने भी ब्लैक शर्ट पहनी हुई है। तो FBI ने ऑफिशियली जारी किया है कि ब्लैक शर्ट में ये जो बंदा है, और अगर आप इसकी शर्ट का डिज़ाइन देखें तो इसके ऊपर उकाब बना हुआ है। मैं इसकी शर्ट का डिज़ाइन अब आपको करीब से दिखाता हूं जो इसने शर्ट पहनी हुई है। ये शर्ट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है लैंड ऑफ द फ्री। इसके हवाले से जो तफसील है वो कैंडिस ओवंस ने लिखी है। वो लिखती है कि द सस्पेक्ट अपीयर्स टू बी वेयरिंग दिस शर्ट। वो जो शर्ट मैंने आपको दिखाई, फ्रॉम द टिप्स आई एम गेटिंग इट लुक्स लाइक इट इज सोल्ड फ्रॉम द डिसेबल्ड वेटरन्स नेशनल फाउंडेशन, नॉट श्योर इफ एक्सक्लूसिवली। अमेरिका के जो फौजी डिसेबल्ड हो जाते हैं जंग के दौरान या किसी वजह से, उनकी जो फाउंडेशन है वो ये शर्ट्स बेचती है। वो कहती हैं कैंडिस ओवंस के क्या एक्सक्लूसिवली यानी सिर्फ वही बेचती हैं या कहीं और से भी ये मिल सकती है, ये अभी तक पता नहीं चला। मजीद इसका थोड़ा सा खोज लगाते हैं कि ये हुआ क्या है। नाज़रीन, एक जहाज़ का जिक्र हो रहा है। इस जहाज़ के बारे में कहा जा रहा है ये N888 KG इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और ये जहाज़ जहां पे चार्ली कर्क को गोली मारी गई वहां से कोई 10-12 मिनट की फासले पर था, और ये जहाज़ उड़ता है। दरमियान में इसका रिस्पॉन्डर बंद हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद ये ऑन हो जाता है। इसके बारे में बहुत सारे शकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये क्या कहानी है। ये उसका रिकॉर्ड जाहिर किया जा रहा है। एक साहब हैं जिन्होंने इसके हवाले से एक पोस्ट किया है। हम इसको देखते हैं, इससे हमें थोड़ा बेहतर अंदाजा होगा। वो लिखते हैं, हियर इज द प्राइवेट जेट एंड रजिस्ट्रेशन नंबर N888 KG दैट पीपल हैव बीन कमेंटिंग ऑन दैट टुक ऑफ फ्रॉम Provo, Utah about 45 minutes after the shooting. There were reports the pilot turned off his transponder. You can see his return flight about an hour later on flight radar 24. ये लिखता है कि I don't see that the transponder was turned off, but who knows? The person who did this was probably a pro and multiple people were involved. Charlie was wearing plate armor, but the bullet ricocheted and hit his neck. इसने ये जारी किया है, और ये आप देख सकते हैं। ये जहाज़ देखें, आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखें, और ये इसके बारे में बताता है कि ये देखें, इसका तो पूरा हमें नज़र आ रहा है। ये देखें ये कहाँ से कहाँ गया है, ये पूरी लाइन नज़र आ रही है। और ये देखें ये यूटा लेक प्रोवो जहाँ पे ये हुआ, ये जहाज़ वहाँ पहले आता है, और फिर यहाँ से ये जहाज़, ये आप इसको देख सकते हैं। तो इसके पूरे सबूत मौजूद हैं कि एक जहाज़ वहाँ आता है शूटिंग से कुछ देर पहले, और शूटिंग से कुछ देर बाद वहाँ से उड़ जाता है। ये सब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से हुआ है। सोशल मीडिया पे लोगों ने इसको निकाला है, खंगाला है। फिर इसको थोड़ा सा मजीद डिग किया गया कि इस जहाज़ का ओनर कौन है। इस जहाज़ के ओनर का जब खोज लगाया गया तो पता चला कि ये शख्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को चंदा देता है जिसका ताल्लुक आप कह सकते हैं कि किसी हद तक इसराइल से है। लेकिन इससे भी आगे कुछ और लोग निकाल के ले आए हैं चीज़ें। और ये क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, कत्लगाह से महज चंद मिनट के फासले पर अचानक पहले उतरता है कत्ल से पहले, और कत्ल के बाद उड़ता है वहां से, और उड़ने के कुछ देर बाद अपना ट्रांसपॉन्डर बंद कर देता है। उस जहाज़ को देखा जाता है कि ये 19 अप्रैल 2024 को ये जहाज़ टेल अवीव बेन गुरियन एयरपोर्ट पे भी गया। ये जहाज़
इसराइल का चक्कर लगा। और ये वही जहाज है जो इसराइल भी गया, ठीक है, बिल्कुल वही नंबर है NK888, और उसका अगर आप सीरियल नंबर देखें तो 20402 आपको दोनों में नजर आ जाएगा। तो लोग ये भी निकाल के ले आए हैं कि ये जहाज अमेरिका और इसराइल के दौरे करता रहा है। तो इस जहाज के बारे में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बात हो रही है कि शायद शूटर को ये लाया, शूटर ने जब शूटिंग कर ली तो ये वापस गया, ये जहाज उसको कहीं छोड़ के आया। अब जो ज्यादा मसला लोगों को पेश आ रहा है वो ये है कि ये इतनी वाज़ेह तस्वीर है। इमेजिन करें कि कोई, आप अपने आप को इमेजिन करें कि आपकी अगर ऐसी तस्वीर आए, क्या आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके कोई मोहल्लेदार, कोई आपको पहचान नहीं लेगा? कोई तो पहचान लेगा ना, कोई तो सामने आ जाएगा। देखे ना, इसको ढूंढने पर इनाम रख दिया है FBI ने। मैं भी FBI की वेबसाइट देख रहा था, उसमें FBI ने, मैं बल्कि आपको भी पढ़ के बताता हूं अगर मुझे वो मिल जाता है। FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025। $1,00,000 इनाम रख दिया है अमेरिका ने शूटर के बारे में जो बताएगा। अब आप मुझे बताएं, कोई भी बंदा किसी ने मोहल्ले में चलते भी नहीं इसको देखा होगा, किसी गली में नहीं देखा होगा, ये कहीं जॉब नहीं करता होगा अगर ये अमेरिकी है। इसलिए कुछ लोगों का ये कहना है, हो सकता है ये दुरुस्त ना हो। देखिए, अभी सिर्फ हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, हम सिर्फ अंदाजे अभी लगा सकते हैं कि जो दस्तयाब मालूमात है कि ये आया भी वहीं से था और ये वापस चला भी वहीं गया है। इमेजिन करें कि इसको गोली लगती है और चंद मिनट बाद नेतन्याहू कहता है कि उसके मरने का बड़ा अफसोस है। हालांकि अभी स्ट्रेट अवे शायद वो मरा नहीं था। अब ये कहा जा रहा है कि उसने जो प्लेट आर्मर पहना हुआ था वहां गोली लगी और ऐसे करके उसकी गर्दन में घुस गई, यानी वहां रिकोशेट होके और उसकी गर्दन में चली गई, यानी उसको गोली शायद चेस्ट में लगी थी। एक ये दावा है कि डायरेक्ट गर्दन में लगी थी और दूसरी तरफ से निकल गई और उसके ऊपर खर्चे उड़ गए। सो ये भी अभी क्लियर हो जाएगा आगे जाके। तो अब तक की दस्तयाब मालूमात के मुताबिक ये एक ट्रेंड हिट थी। 200 गज दूर से अगर किसी ने शूट किया है राइफल का इस्तेमाल करके, तो वो कोई आम बंदा हो नहीं सकता जिसने इतना निशाना लेके मारा। तो ये सूरत हाल अब तक सामने आई। हाँ, इसके बाद हुआ क्या है? इसके बाद बहुत सारे सोशल मीडिया के जो फार राइट के लोग हैं उन्होंने जंग डिक्लेयर कर दी कि जी लेफ्ट जो है ना, एक्सट्रीम लेफ्ट, ये हमारा दुश्मन है और ये वॉर है। तो साफ पता चलता है कि कुछ ऐसे वाकयात किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं जिनसे मुमालिक के अंदर सिविल वॉर करवाने की कोशिश है। ये कौन करवाना चाह रहा है? ये हर मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को खुद सोचना चाहिए। कौन है जो हर मुल्क में सिविल वॉर करवाना चाहता है? कौन है जो हर मुल्क को कमजोर करना चाहता है? इसके वाज़े जवाब मिल जाएंगे अगर कोई सोचेगा तो। इस पर फिलहाल इतनी बात करते हैं। एक बहुत बड़ा SIFC का कारनामा है। नाज़रीन, SIFC लाई गई थी कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी लेकर आएगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल मुखालिफ है। और मैं आपको भी खबर पढ़ के बताता हूं, ये जो मैंने यहां पोस्ट किया हुआ ये पहले आप देखें। SIFC ने पाकिस्तान में सरमायाकारी लानी थी, मगर जो पाकिस्तान का इंटरलूप ग्रुप है उसने मिस्र में माशाल्लाह, यहां बल्कि लिखा होगा कितने $1 मिलियन, $35 मिलियन की सरमायाकारी कर दिया। डॉलर आने क्या थे, टका नहीं आया 3 सालों में। SIFC को 2-2.5 साल होने वाले हैं। उल्टा हमारा जो इंटरलूप ग्रुप है वो मिस्र में $35 मिलियन की सरमायाकारी कर रहा है। टोटल 10 अरब रुपया बनता है, क्योंकि मिस्र में टैक्स कम है। जो अमेरिका के साथ उनका टैरिफ तय हुआ है वो 10% तय हुआ है। इसराइल से भी इतना कम तय नहीं हुआ अमेरिका का जितना मिस्र से हुआ है। तो लोग अब वहां जा रहे हैं क्योंकि हमारे वाले 19% टैरिफ लगवा के वापस आ गए थे और इसको अपनी कामयाबी कह रहे थे। आप देखिएगा कि भारत को भी इससे अच्छी डील मिल जाएगी और फिर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है ना वो मुकम्मल तबाह हो जाएगी, या पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को दूसरे मुल्क जाना पड़ेगा, यानी पाकिस्तान से एक्सपोर्टर भागना शुरू हो रहे हैं। तो ये है जी SIFC का कारनामा। अब एक स्कैंडल आया है, थोड़ी सी उस पर बात कर लें। जुल्फी बुखारी ने इस हवाले से एक पोस्ट की है और ये पोस्ट बड़ी मानी खेज पोस्ट है। मैं कोशिश करता हूं आपको जुल्फी बुखारी की ये पोस्ट ही दिखा दूं। ये हम सामने रखते हैं। जुल्फी बुखारी लिखते हैं कि फ्रॉम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टू द प्राइम मिनिस्टर, DPM एंड द एंटायर कैबिनेट ऑल अटेंडेड टू साइन एन MOU विद अ स्टार्टअप कंपनी ऑफ barely any substantial value. With annual revenue not even crossing $7 million, why wouldn't Pakistan engage established global top-tier mining giants instead of such an untested player? The least military intelligence and ISI could have done was proper due diligence. Instead, they allowed Umar Farooq Zahoor, an internationally known convicted felon, to front this sham deal.
inevitably the truth will come out, and once again it will be Pakistan that suffers the consequences. Here's what credible mining companies finances looks like. इन्होंने एक ऐसी कंपनी से मुआहदा किया जिसके बारे में बताया जा रहा है, यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स आई थिंक उनका नाम है शायद। यूसुफ बुखारी कहते हैं कि बजाय इसके कि किसी ऐसी कंपनी, जिसका मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ये देखें ज़रा, ये नंबर्स पढ़ें ज़रा। अगर कंपनी जेन्युइन हो तो ये देखें, जो BHP ग्रुप है उनके 2025 के फिगर्स देखें, 51.26 बिलियन डॉलर। उससे पहले 55.65 बिलियन उनकी वैल्यू देखें कंपनी की, और जो इन्होंने किया है उसका टोटल रेवेन्यू 7 मिलियन डॉलर है। कहाँ 55 बिलियन डॉलर वाली कंपनी, कहाँ 7 मिलियन वाली। इन्होंने किसी बड़ी कंपनी से मुआहदा नहीं किया, किसी स्टार्टअप से जिसका कोई इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है उससे मुआहदा कर लिया, और कहते हैं हमारे 5 खरब डॉलर के ज़खायर हैं मादनियात के। क्या वजह हो सकती है? और एक और चीज़ जो जुल्फी बुखारी ने निशानदेही की है कि जी उमर फारूक ज़हूर के ज़रिए ये सारा काम किया गया। अभी जुल्फी बुखारी कह रहे हैं उमर फारूक ज़हूर कौन है, हम सिर्फ इस पर बात कर लेते हैं। उमर फारूक ज़हूर वो है जो नॉर्वे में मतलूब है। उमर फारूक ज़हूर वो है जिसने इमरान खान के ऊपर जो तोशाखाना के इन्होंने केस बनाया हुआ है, इसने सो कॉल्ड वो घड़ी पकड़ के काजी के ये देखें मैंने ख़रीद ली है, मेरे पास है, और वो उसको फिर 2 बार एजाज़ दे चुके हैं। पाकिस्तान के सिविल एजाज़ आला तरीन दिए जा चुके हैं उसको 2 बार, हालांकि वो नॉर्वे में मतलूब है। और किस चीज़ में मतलूब है आपको पता है? अरशद शरीफ के कत्ल से चंद दिन पहले उन्होंने इसी के बारे में ट्वीट किया था, उमर फारूक ज़हूर के हवाले से। ये ऐसा तगड़ा बंदा है कि अगर जुल्फी बुखारी की ये बात दुरुस्त है कि उसी को फ्रंट पे रख के ये किया गया है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी क्या करने जा रही है। और एक ऐसी कंपनी जो बिल्कुल जानी मानी भी नहीं है, उसके ज़रिए ये सारा पैसा जर्नलों की जेब में जाएगा। इसके अलावा इसकी कोई वजह नहीं हो सकती। सो देख लें कि आपके खरबों के ज़खायर भी, मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था जब उमर फारूक ज़हूर का जिक्र नहीं भी आया था और मुझे पता नहीं था कि ये जर्नलों की जेब में जाएगा, आवाम को कुछ नहीं मिलेगा। इस हवाले से मुलाकात हुई है महमूद अचकज़ई साहब की बरतानवी एम्बेसडर से। जेन मैरियट के साथ इनकी मुलाकात हुई है। वो ज़ाहिर है कि अफसोस करने आई थी जो उस टाइम जलसे में हुआ था अख्तर मेंगल के। तो वहाँ पे कहते हैं, बताने वाले बता रहे हैं, रिपोर्ट करने वाले, कि अख्तर मेंगल साहब ने कहा जी कि एक ऐसी हुकूमत जो लेजिटिमेट नहीं है, आप क्यों उसके हवाले से खामोश हैं? मगरिब की खामोशी हमें समझ नहीं आ रही है। खुद अपने अंदर जमहूरियत की बात करते हैं और हमारे यहाँ ये एक ऐसी काबिज हुकूमत है, और इसकी क्यों इस तरह से आपने खामोशी इख्तियार की हुई? और दूसरा ये इन्होंने कहा कि ये जो मादनियात का सौदा अमरीका के साथ हुआ है, इसमें जो लोकल अवाम है उनकी मर्जी शामिल है, क्योंकि ये एक ऐसा निज़ाम है अगर इसको आईनी कवर ना मिला तो बाद में मसाइल खड़े होंगे। अवाम से कम मशवरा तो होना चाहिए। तो उन्होंने कम से कम ये बातें की हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वो लोग बोल रहे हैं जिनका इतना ज़्यादा स्टेक भी नहीं है, क्योंकि अवाम तो वोट देती नहीं है। अचकज़ई साहब को कब आखिरी बार वोट मिला है? अगर फॉर्म 47 ना होता तो इस बार भी सीट नहीं जीत सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि अचकज़ई बोल रहे हैं कि यार जीता कोई और था इलेक्शन, बिठा किसी और को दिया, तो आप क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये एक अच्छी गवाही है, ये एक अच्छी कोशिश है, और ऐसी कोशिशें होनी चाहिए जिससे कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जो भी कोई आवाज़ें हैं उनको सपोर्ट मिलेगी। अब ज़रा एक बात चलना शुरू हुई है, और मैं आपको पता है ये बात कुछ दिनों से कर चुका हूँ कि इमरान खान हो सकता है कि बाहर आके एक नई जमात बनाए, क्योंकि ये जो है ये रॉट है। इतने सांप हैं कि यकीन माने कि हमारा तो गिन गिन के ना हमारा बुरा हाल है। इमरान खान तो उनसे डसे जा रहे हैं रोज़। हुसैन नदीम साहब जो स्कॉलर हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। वो कहते हैं कि इमरान खान के पास बहुत बेहतर चांस होगा अपनी आज़ादी लेने का और अपने फ्रीडम और सर्वाइवल का, इफ ही डिसबैंड्स PTI एज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑल टुगेदर एंड रिवर्ट इट बैक टू एन ऑर्गेनिक मूवमेंट। यानी इमरान खान एक अवामी और कुदरती मूवमेंट की तरफ चले जाएं, तहरीक की तरफ, और इस पार्टी को डिसबैंड कर दें, यानी PTI को ऑल टुगेदर ख़त्म कर दें। फॉर द मिलिट्री रिजीम इट्स ईजियर टू कंट्रोल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड पार्टी स्ट्रक्चर्स कंपेयर टू द डिसेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर्स लेड बाय द पीपल। यानी एक ऐसी पार्टी जिसका एक नज़म है, एक नस्क है, उसके मुताबिक वो चलती है, कोई असूल है, कोई रवाबित है, उसको कंट्रोल करना आसान है। तो पार्टी के जरिए ही सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है, और कंपनी ने कुछ लोगों को अगर काबू कर लिया पार्टी में जो करता धरता है, तो पीछे से सब कुछ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है ना। वो मजीद लिखते हैं कि बिटवीन हिम एंड हिज फ्रीडम इज द लॉट अराउंड हिम दैट इज होल्डिंग हिम इन प्लेस वेटिंग फॉर एन एक्सीडेंट टू हैपन। वो कहते हैं कि उनके और उनकी आज़ादी के दरमियान एक ऐसा टोला है, जिन्होंने उन्हें एक ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहां पे वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई हादसा हो जाए। और ये तो मैं भी इस पर यकीन करता हूं। लेकिन आगे वो लिखते हैं, दिस इज बेसिक गेम थ्योरी टू चेंज द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ हिज ओन कंप्रोमाइज पॉलिटिकल लीडरशिप
that has cut deals with the other side is to basically pull the plug on them. If there is no political party, there is no control, and the trash within party will have no place to hide. You kill their incentives so that they are forced to either genuinely fight for you or stop pretending to fight. यानी आप अगर इनसे पार्टी छीन लेंगे, इनके पास कोई जाय पनाह नहीं होगी, यानी योद्धे शोधे सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो या तो ये इलादा हो जाएंगे आपसे या जेन्युइनली आपके लिए लड़ना शुरू कर देंगे। ये एक बड़ा साहिब मशवरा है, मैं समझता हूँ, और मैं भी इससे मुत्तफिक हूँ एक हद तक कि इमरान खान को अब ये सोचना है, और वज़ाहिर है कि आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने क्या उन्हें मशवरा देना है? लीडर है इमरान खान इस कौम का, और ये कौम के साथ ज़्यादती होगी कि हम समझें कि हम मशवरे दे सकते हैं, लेकिन मुसलमान हमेशा मशवरा करता है, मशवरे सुनता है, हाँ करता अपनी है। और इमरान खान की वैसे आदत भी यही है कि वो सुनते सब की हैं लेकिन करते अपनी, और होना भी ऐसे ही चाहिए। जब तक जिनके पास ओहदे हैं, जिनके पास कुर्सियां हैं, उनसे वो छीन नहीं ली जाएंगी और उनका एक प्लेटफॉर्म उनसे छीन नहीं लिया जाएगा, वो इसी तरह कंप्रोमाइज रहेंगे और अवाम धोखे में रहेंगे कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। अवाम को भी एक ही बार वंस एंड फॉर ऑल पता चल जाए कि ये कुछ करने वाले नहीं हैं और सब कुछ हमने करना है, क्योंकि अभी यही होता है जी, कल गंडापुर कॉल दे देगा, परसों जलसा हो जाएगा, फिर लॉन्ग मार्च हो जाएगा, फलां हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट क्या है? 12 ज़िले गायब, फिर गायब, फिर गायब। अफगानिस्तान जाना हो तो पासपोर्ट ही नहीं है। तो ये बातें आ जाती हैं सामने कि आपका पासपोर्ट तक नहीं है, जबकि इतलात ये हैं कि आप मोहसिन नकवी से मुलाकातें भी करते हैं, बातचीत भी है, आपकी अच्छी खासी दोस्ती यारी बन गई है, क्योंकि बताने वाले तो यही बातें कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप मोहसिन नकवी से एक पासपोर्ट नहीं अपना खुलवा सके, क्या फ़ायदा फिर ऐसी दोस्ती का? तो इसलिए ये भी एक अच्छा मशवरा है और बहुत सारे लोग इस पर बातें कर रहे हैं कि अब शायद इमरान खान को, और मैंने ये पहले आपसे कहा था कि मुश्किल है इन हालात में, क्योंकि ज़ाहिर है कि गंडापुर अगर तो वाकई दूसरी तरफ चले गए हैं, अगर तो ज़रा उन्होंने अपने लिए कुछ सेफ्टी कर ली होगी ना, कुछ लोग अपने साथ मिला लिए होंगे। तो 22-23 लोग अगर गंडापुर के साथ हैं, तो अगर अदम एतमाद मतलब गंडापुर को इमरान खान मुस्ताफ़ी होने का कहते हैं, तो गंडापुर PTI का तो नहीं बनने देंगे वज़ीर आला। फिर वो फिर अपनी सियासत उनकी ख़त्म हुई है, तो उन्हें पता है फिर फॉर्म 47 भी अगर आना है तो फिर गंडापुर भी तैयार हैं, फिर आगे भी फॉर्म 47 ही है। फिर तो जो वफादारी करता है कंपनी उसको नवाजती है, ये इनका असूल है, ये आप याद रखिएगा कि जो इनसे वफादारी करता है ये उसको नवाजते हैं। तो देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं और गंडापुर साहब कब निकलते हैं कंपनी के चुंगल से। मुझे ऐसा लगता है ये चुंगल में फंस गए हैं, क्योंकि जब आप इनको अपनी हल्की सी उंगली पकड़ाते हैं ना, ये आपका पूरा हाथ और बाजू पकड़ के खींच लेते हैं आपको अपनी तरफ। मेरे ख्याल में गंडापुर ने केन को उंगली पकड़ाई और इन्होंने पूरा गंडापुर को खींच लिया अपनी तरफ। गंडापुर साहब अगर आज़ाद होना चाहते हैं तो कौम को एतमाद में लें और बताएं जी कि इस तरह हुआ था, इस तरह हुआ था और मैं वापस आना चाहता हूँ। यकीन माने सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। गलती मानना इंपॉर्टेंट है। फौज की भी वापसी का रास्ता हो सकता है 50 साल बाद शुरू हो, लेकिन शुरू तभी होगा जब वो अपनी गलती मानेंगे और एहतसाब शुरू करेंगे। गलती मानना पहली शर्त होती, माने उसके बाद आगे बढ़ा जा सकता है।